नाटो देश होते हुए भी तुर्की इजराइल को धमका रहा है। एर्दोगान की धमकी पर इजराइल की नाटो से अपील। तुर्की को नाटो से बाहर निकालने की देखिए अपील कर दी गई है, क्योंकि इजराइल के साथ नहीं बल्कि सीधे सीधे उसके खिलाफ नजर आ रहा है एक नाटो मुल्क, और वो मुल्क है तुर्की, एर्दोगान का मुल्क, जो सीधे सीधे धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को कह रहे हैं तुर्की दाखिल हो सकता है इजराइल के अंदर। लीबिया में क्या हुआ था भूल गए क्या? जवाब में यह बताया गया इजराइल की तरफ से कि आप सद्दाम हुसैन का हश्र भूल गए क्या? तो इस तरह के बयानात दोनों तरफ से सामने आ रहे हैं, और ऐसे में इजराइल की नाटो से यह अपील कि नाटो से बाहर का रास्ता दिखाया जाए तुर्की को। और आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल के विदेश मंत्री काट्स ने एर्दोगान को सद्दाम हुसैन वाली धमकी क्यों दी। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के साथ आखिर हुआ क्या था? 1991 में सद्दाम हुसैन ने इजराइल पर हमला किया। उसी वक्त इराक और कुवैत की जंग भी चल रही थी। कुवैत की मदद के लिए अमेरिका जंग में कूदा। अमेरिका की एंट्री के बाद इराक कुवैत से पीछे हटा। याद कीजिए उस वक्त को, 2003 में अमेरिका ने पूरे इराक पर कब्जा कर लिया था। बिल्कुल समीर, और देखिए अमेरिकी सैनिकों ने सद्दाम हुसैन को भी पकड़ लिया। 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया। तो सद्दाम हुसैन के इसी अंजाम को एक बार फिर से इजराइल की तरफ से बताया जा रहा है, तुर्कियों को इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि क्या वो सद्दाम हुसैन का अंजाम भूल गए। बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल एसपीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेके त्रिपाठी साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं। पहला सवाल मनीष आपसे, एर्दोगान का रुख सबके सामने है। कल से उनके बयान ने हलचल मचा रखी है इजराइल समेत तमाम नाटो देश में। एक ऐसा नाटो मुल्क जो कि नाटो का हिस्सा है और इजराइल को धमकाता नजर आ रहा है। क्या होता आप देख रहे हैं, क्योंकि अब तो सीधे सीधे इजराइल और तुर्की में ठन गई है, ऐसा नजर आ रहा है। बिल्कुल समीर, देखिए अब तक जो लड़ाई इजराइल बनाम गाजा या इजराइल बनाम लेबनान था, धीरे धीरे अब उस लड़ाई का विस्तार हो रहा है, और उसमें मध्य पूर्व के कई दूसरे देशों की एंट्री हो रही है, क्योंकि उनके अपने भी वहां पर रीजनल समीकरण है। तुर्की का लेबनान के साथ अच्छा रिलेशन है, तुर्की ने ईरान की काफी मदद की थी। तो अब जब उनका इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है, रीजनल इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है, तो वो सीधे सीधे धमकी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब इजराइल के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि उनका भी हाल सद्दाम हुसैन जैसा होगा, तो पहली बात उनको समझनी होगी कि तुर्की नाटो का मेंबर भी है। तुर्की के पास एक अच्छी खासी मिलिट्री स्ट्रेंथ है। आज की तारीख में अगर तुर्की और इजराइल के बीच सीधी लड़ाई होती है तो ये इजराइल के लिए अच्छी बात नहीं होगी। और इन सब के अलावा जो तीसरी बात है, सद्दाम हुसैन दरअसल वो जख्म है, वो पुराना जख्म है जिसका नाम लेकर वो मिडिल ईस्ट के कई देशों को भी इस जंग में कूदने के लिए विवश कर सकता है। क्योंकि याद करिए सद्दाम हुसैन के बारे में क्या कहा गया था कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो मिला नहीं, और वो एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके लिए आज भी ब्रिटेन और अमेरिका कम से कम मध्य पूर्व की राजनीति में कटघरे में खड़े होते हैं। बिल्कुल, ये सारे सवाल है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि तुर्की की जो पूरी पॉलिसी आपको नजर आ रही है इस युद्ध के दौरान, वो कैसा कैरेक्टर दिखा रहा है? मतलब अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं, इसी साल एक रिपोर्ट आई थी, $300 मिलियन से ज्यादा वेपन्स और बाकी चीजें इजराइल को एक्सपोर्ट की गई। तुर्की की तरफ से ये आरोप लगे थे तुर्की पर, और तुर्की का अब ये बयान आ रहा है कि इजराइल को खत्म कर देंगे। तो ये कैरेक्टर क्या है? नाटो मेंबर भी है और नाटो देश जिसका सपोर्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ वो युद्ध छेड़ने की बात कर रहा है। देखिए, आज जो सिचुएशन डेवलप हुई है इसका अंदाजा 6 महीने पहले ही लगाया जा चुका था। अगर तुर्की का इस युद्ध में एंट्री होती है तो नाटो की क्या भूमिका होगी। इजराइल के साथ ज़्यादातर नाटो कंट्रीज़ और वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका एक तरफ खड़ा हुआ है। अगर तुर्की इजराइल पे हमला करता है या पूरी तरीके से युद्ध में आता है तो उस समय अमेरिका का क्या स्टैंड होगा, उस समय नाटो के बाकी कंट्रीज़ क्या करेंगे, क्या उसको नाटो से निकालेंगे या किस तरीके की भूमिका होगी। और आपको ये समझना पड़ेगा कि एर्दोगन साहब जब इस बार सत्ता में आए हैं, वो पुराने ऑटोमन एम्पायर की तरफ उनका रुझाव रहा है। वो उस रिजीम के प्रवक्ता, उस रिजीम को मानते हैं, लिहाजा उसके तरफ उनके बढ़ते कदम हैं। और साथ में जिस तरीके से वो फिलिस्तीन को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और आज की डेट में लेबनान के साथ खड़े हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, मेडिटेरियन सी में एक साइप्रस देश है, नॉर्थ साइप्रस में
पूरा आज की डेट में तुर्की का नेवल बेस है, तो उस वहां से वो इजराइल को टारगेट कर सकते हो। तो इजराइल को उन्होंने एक तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश की है, साथ में मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करने की एक उनकी इच्छा है। तो एक तरफ रिलीजियस फैक्टर, एक तरफ मिलिट्री फैक्टर, एक तरफ उस ज्योग्राफी को ये यूटिलाइज कर रहे हैं साइप्रस के माध्यम में, और टाइम टू टाइम उन्होंने इस चीज को बार बार बताया है। लिहाजा एक सिचुएशन अलग डेवलप हो रही है। अर्दोगन साहब जब काम करते तो एक उनका मकसद ये भी है कि यूरोपियन यूनियन में उनकी एंट्री हो, तो इस तरीके का वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। नाटो से कई सारे कंट्रीज से उनके मतभेद है, और यहाँ पे जो फैक्टर है वो फिलिस्तीनों के हक और हुकूक की बात है, इसके लिए वो खड़े होते हैं। और जब जिस तरीके के इजराइल के बयानात आ रहे हैं, इससे सिचुएशन और एग्रेवेट हो रही है। पूरा मिडिल ईस्ट एक सेंटीमेंट पे तो काम कर ही रहा है, वो है मुस्लिम वर्ल्ड का सेंटीमेंट। आप आज की डेट में चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, चाहे आपके जो भी मुस्लिम कंट्री उनमें एक बिल्कुल, और इसीलिए ये आसार भी बढ़ते नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में मौजूदा समीकरणों को देखते हुए तुर्की एक बड़ी भूमिका निभा सकता है तमाम मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने में।